कुणाल, टू बिगिन विद, आप एक बिजनेस फैमिली से, आपका एक बिजनेस बैकग्राउंड है, पर आपने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग करी है. सो व्हाट गॉट यू टू अ माइंडसेट कि आप एंटरप्रेन्योरशिप आगे परस्यू करो? Entrepreneurship is something you can look at my surname, right? Agarwal. You'll realize why entrepreneurship, right? Given the fact that I belong to a business family, so from childhood itself, सब लोग यही प्रमोट करते थे यार कि नौकरी में क्या रखा है, इवेंचुअली खुद का बिजनेस करना एंड ऑल. ये माइंडसेट था ऑब्वियसली. धीरे धीरे जैसे आई ग्रू अप तो आई रियलाइज लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड. एक क्रिटिकल चीज़ जो मेरे को हमेशा से मैं खुद के बारे में पता लगी कि आई रियली लाइक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. और ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए क्रिटिकल रियलाइजेशन था. तो आपको लगता है कि आईआईटी और आईआईएम का जो टैग है आपके ऊपर, इसकी वजह से आपको कोई बेनिफिट मिला स्टार्टअप फाउंडर बनने के लिए? मैं पहले तो ये नोशन को पूरा ही हटाना चाहूँगा कि आप आईआईटी आईआईएम से हैं तो इसी वजह से आप बिज़नेस बिल्ड कर पाएंगे. उसका कोई कोरिलेशन नहीं है. इवेंचुअली जब आप मार्केट में जाते हैं, जब आप कुछ प्रोडक्ट लेके मार्केट में जाते हैं, तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता आपका क्या बैकग्राउंड है. व्हाट मैटर्स इज़ कि आप कितना सेंस बना रहे हैं. आप देखिए कि कितने बड़े बड़े स्टार्टअप फाउंडर्स हैं जो आईआईटी आईआईएम बैकग्राउंड से नहीं हैं. आप प्रॉब्ली ट्रेडिशनल बिजनेसमैन को देखिए. मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, धीरू भाई अंबानी थे पहले, रतन टाटा है. कोई भी इनमें से कोई आईआईटी से नहीं है, कोई आईआईएम से नहीं है, राइट? बट उन्होंने बहुत बड़े बिजनेसेस बनाए हैं. राइट. अ, तो मैटर ये करता है कि आप कितना जानते हैं, आपके अंदर क्या स्किल है. और वो किसी कॉलेज में जाने से नहीं आती, वो सब प्रैक्टिकल चीज़ों से आती है. लेट्स कम टू टाइम मैनेजमेंट. आप क्रेड फ्लो और अपनी फैमिली के बीच में टाइम, हाउ डू यू मैनेज दैट टाइम? आई हैव नॉट बीन गुड एट इट एट ऑल. मतलब काफ़ी लोगों को लगता है कि स्टार्टअप्स बहुत सेक्सी होते हैं, बट दे आर नॉट सेक्सी एट ऑल. इट इज़ वेरी वेरी हार्ड वर्क. मतलब अगर कोई स्टार्टअप इसलिए करना चाह रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्लैमर बीइंग अ स्टार्टअप फाउंडर एंड ऑल, वो बहुत ही सच्चाई से दूर है. एक्चुअल में इट इज़ डेली 10-12 घंटे काम करना. उसके बाद घर जाके अगेन शायद हो सकता है आपको 1 घंटा कॉल्स पे रहना पड़े. तो इट इज़ अ रियल हार्ड वर्क. तो डेफिनेटली योर फैमिली लाइफ टेक्स अ हिट, बट एट द सेम टाइम आपको रियलाइज़ करना होगा कि इज़ दैट समथिंग दैट इज़ मेंट फॉर यू. मुझे लगता है कि मैं अगर हसल नहीं करूँगा तो मैं परेशान हो जाऊँगा खुद से. राइट. इसमें फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल होता है. हाउ मच अंडरस्टैंडिंग दे आर, राइट. हाउ वेल दे आर बेसिकली बॉन्डेड विद यू. जैसे आई गॉट मैरिड इन 2022. उससे पहले वी डेटेड फॉर 4 years, राइट? सो मैंने व्हेन आई मेट माई नाउ माई वाइफ एंड माई गर्लफ्रेंड बैक देन. सो मैंने उनको पहले हफ्ते में ही बोल दिया था यार कि आई एम डूइंग अ स्टार्टअप, तो मुझसे मत एक्सपेक्ट करना दैट आई विल बी एबल टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद यू. सो शी वॉज गुड इनफ. शी रियलाइज कि हाँ ये ही इज़ बिल्डिंग समथिंग, तो मोस्ट ऑफ हिज टाइम विल बी देयर इन हिज बिजनेस. तो प्रॉब्ली उतना टाइम नहीं दे पाएगा जितना नॉर्मली एक कपल एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं. तो ये आपस में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. एंड वंस दैट इज़ देयर तो चीज़ें स्मूदन आउट हो जाती है. राइट. तो फिर आपने अब बिकॉज यूर अ स्टार्टअप फाउंडर एंड आप लोगों को सैलरीज देते हो, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो बहुत लोगों को होता है कि फाउंडर्स अपने आप को कैसे पैसे देते हैं, वो कहाँ से सैलरी लेते हैं? तो आप सैलरी लेते हो अपनी कंपनी से, इक्विटी लेते हो, लाइक व्हाट्स योर से ऑन दैट? हमेशा एक फाउंडर को पर्सनल फाइनेंस को सेपरेट देखना चाहिए कंपनी के फाइनेंस से. ये करेक्ट. एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो मोस्टली लोग सेपरेट नहीं कर पाते. वो अपने खुद के फाइनेंस को कंपनी के फाइनेंस से मर्ज कर देते हैं. एंड उससे बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है उनकी पर्सनल लाइफ में भी. सो मैं हमेशा इस तरीके से देखता हूँ, एक फाउंडर के वेल्थ के दो पार्ट्स हैं. एक जो वो मंथली सैलरी ले रहा है अपने बिजनेस से. प्रॉब्ली इन सम केसेस वो ड्राइंग्स लेते हैं अगर एक प्रोप्राइटर बिजनेस है. इन अ वेल स्ट्रक्चर्ड और लाइक अस, तो एक फाउंडर भी सैलरी बनाता है. एंड फाउंडर को सैलरी मिलती है एज अ सीईओ और एज अ सीएक्सओ, नॉट एज अ फाउंडर. फाउंडर की कोई सैलरी नहीं होती. हमेशा एक एम्प्लॉयड पर्सन की होती है, विच अ ओके. फाउंडर टिपिकली वुड बी अ सीईओ और अ सीईओ और अ सीटीओ. उस वजह से उनको एक सैलरी मिलती है. ओके. दूसरा कंपोनेंट होता है जो आपका इक्विटी, जो आपको बेसिकली कंपनी में ओन करते हैं. आप अर्ली स्टेजेस में टिल यू आईपीओ, राइट, और स्पेशली सीड स्टेज सीरीज ए पे दैट इक्विटी इज इलिक्विड. आप उसको कहीं पे जाके बेच नहीं सकते. मतलब देर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन फाउंडर इक्विटीज. आप एज अ फाउंडर उस इक्विटी को जाके बेच नहीं सकते. मतलब अगर इवन टुडे आई वांट टू सेल माय ओन इक्विटी, आई कैन नॉट डू दैट विदाउट माय इन्वेस्टर्स कंसेंट, बिकॉज दैट इज सीन एज अ बैड सिग्नल और एज अ रेड फ्लैग इन अ कंपनी की प्रमोटर खुद अपनी इक्विटी बेच रहे हैं, राइट? तो जो आपके मंथली एक्सपेंसेस है वो तो आपकी सैलरी से ही निकलते हैं.
as you scale up, as the company grows, as the company starts doing well, so then the founder gets to liquidate some of their equity, जहाँ से basically they get a large portion of their eventual wealth, right? मतलब ओके। कोई भी एक business करता है तो most of their wealth eventually will come from the fact that they have a lot of equity of their company. हम्म। तो इस तरीके से किसी भी प्रमोटर को देखना चाहिए दैट वट एवर मनी दे टेकिंग फ्रॉम द कंपनी एज अ सैलरी इज बेसिकली दे शुड इन्वेस्ट एंड ट्रीटेड एज देयर पर्सनल फाइनेंस. जो उनका इक्विटी पीस है दैट विल यील्ड वैल्यू एट सर्टन स्केल एंड यू आर रियली वर्किंग हार्ड टू मेक वेल्थ आउट ऑफ दैट इक्विटी. राइट राइट राइट। तो अब थोड़ा अगर क्रेडफ्लो के बारे में बात करें, तो जब आपने अपना पहला क्लाइंट ऑन बोर्ड किया था, और वर देयर लाइक एनी चैलेंजेस, कुछ ऐसी स्टोरीज, कुछ ऐसी मेमोरीज आपको याद हो, आप हमें हमारे साथ शेयर कर सकते हो? हमारे जो लिसनर्स होंगे उनको पता नहीं होगा कि क्रेडफ्लो करता है क्या, मैं थोड़ा सा उस पर फोकस करता हूँ. सो क्रेडफ्लो एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं और आप क्रेडिट पे अपना सामान देते हैं अपने कस्टमर्स को, तो पेमेंट कलेक्ट करने में हेल्प करता है. एंड हाउ इट हेल्प्स कि आपके एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे टैली और बिजी से इंटीग्रेट हो जाता है और आपको एज अ बिजनेस ओनर एक्चुअल विजिबिलिटी दे देता है कि आपके किससे ड्यूज है, ओके। किस कस्टमर से लेने हैं. कस्टमर्स को ऑटोमेटिकली रिमाइंडर्स भेज देता है. अगर आपको एडिशनल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो हमसे आप लेंडिंग भी ले सकते हैं, तो हम लोन्स भी ऑफर करते हैं. सो दैट इज़ व्हाट क्रेडफ्लो हेल्प्स इन. सो मुझे बहुत अच्छे से याद है, आई स्टिल रिमेंबर दैट डे. वी हैड लॉन्च्ड आवर प्रोडक्ट ऑन दिवाली 2019, on छोटी दिवाली 2019. Okay. It is obviously, being a Hindu, it is considered a very auspicious day. So I had spoken to three of my कस्टमर्स इन रॉबल, जो मेरे कस्टमर्स थे पिछले वेंचर में. उनसे मैंने बात की थी कि सर ऐसे ऐसे हमने प्रोडक्ट बनाया, आपसे आके मिलना चाहते हैं एंड वी वांट टू शोकेस यू कि प्रोडक्ट अब लाइव हो गया. तो हमने क्रेडफ्लो स्टार्ट जब करा तो मुझे लगता है, और ये कॉमन चीज़ है कि काफ़ी लोग प्रोडक्ट बनाने में सबसे पहले चले जाते हैं, राइट. तो सबसे पहली चीज़ जो हमने की थी, रादर देन बिल्डिंग अ प्रोडक्ट, वी हैड built out a prototype and given to people and seen their feedback, got their feedback, and basis that iterated on the product. राइट। तो ये चीज़ हमने लगभग 10-15 कस्टमर्स के साथ की थी. उन 10-15 कस्टमर्स में से 3 कस्टमर्स ये थे जिनको हमने जाके उस दिन छोटी दिवाली वाले दिन दिया था ये प्रोडक्ट. तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, प्रोडक्ट उनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, वो क्या फीडबैक देंगे. तो बट थैंकफुली जब जाके हमने उनके कंप्यूटर में इंस्टॉल करा, उनके अकाउंटेंट को हमने प्रोडक्ट दिया, उनके बिजनेस ओनर जो थे उनसे जाके बात करी, तो दे बेसिकली गेव वेरी वेरी गुड फीडबैक कि हाँ यार, तुम मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ये तो मेरे लिए डेली का सरदर्द है. मेरे को डेली अपने कस्टमर्स को कॉल करना पड़ता है फॉलोअप्स के लिए. आप मेरे लिए बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. और उन्होंने सामने से ऑफर करा कि कितने पैसे दूँ मैं इस प्रोडक्ट के. सो हम लोगों ने माइंडसेट ये बनाया था कि शुरू में तो हम सबको फ्री देंगे, विल सी कि कैसे पैसा बना सकते हैं. बट वो एक बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा कि कस्टमर सामने से कह रहे हैं कि ये कितने रुपए आप इस प्रोडक्ट के लेंगे. और मुझे लगता है कि शायद जितनी खुशी मेरे को उस दिन हुई थी, उतनी खुशी प्रोबेबली आज तक किसी इन्वेस्टर के पैसे से भी नहीं हुई. और मुझे याद है मैंने अपने मेंटर से ये बात भी की थी पहले कि यार जिस दिन इन्वेस्टर्स के पैसे अकाउंट में हिट हुए थे, कि मज़ा नहीं आया यार. जितना मज़ा कस्टमर के पैसे के बैंक अकाउंट हिट करने में, वो 6,000 रुपये के इन्वेस्ट हिट करने में हुआ था, उतना प्रॉब्ली किसी इन्वेस्टर के 15 करोड़ भी आ गए तो भी नहीं आया. तो ये एक बहुत अच्छी मुझे लगता है कि ये एक चीज़ है जो लॉट ऑफ फाउंडर्स मिस आउट ऑन. एंड शायद फाउंडर्स नहीं, हमारा पूरा इकोसिस्टम मिस आउट करता है कि हम लोग फंडिंग की न्यूज़ को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, राइट. रादर हम लोगों को फोकस करना चाहिए, मतलब जब भी कोई फंडिंग होती है तो किसी की एक्विटी डाइल्यूट होती है, राइट. फाउंडर्स की एक्विटी डाइल्यूट होती है, एम्प्लॉयज़ की एक्विटी डाइल्यूट होती है. तो रादर देन सेलिब्रेटिंग दैट, आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट companies really growing because they've got new customers, revenue grow राइट हुआ है. Those are the real milestones that most of the companies should chase. And I think इंडिया में बहुत हाई क्वालिटी फाउंडर्स हैं जो इन्हीं मेट्रिक्स को चेस करें. बट प्रॉबेबली हम एज एन इकोसिस्टम कहीं पे गलती करें जहाँ हम लोग सिर्फ फंडिंग न्यूज़ को सही हाईलाइट बात करते है। हैं. सो ट्रू सो ट्रू। तो फिर आप अपने, जैसे हम कस्टमर्स की बात कर रहे हैं, तब अपने इनिशियल कस्टमर्स को, उनकी ग्रोथ को ऐसा क्या करते हो दैट कि वो बनी रहे, नीचे ऊपर ज़्यादा ना हो, लाइक दे आर सेटिस्फाइड विद व्हाट दे आर गेटिंग?
तो हमारे लिए रियल सक्सेस मैट्रिक क्या होगा कि कस्टमर एक्चुअल में किसी कस्टमर से 60 डेज में पैसा वापस लेता था तो आप 50 डेज में ले, राइट? दैट इज़ अ रियल सक्सेस मैट्रिक। तो ये हमारे लिए एक नॉर्थ स्टार मैट्रिक है जिसको हम हमेशा ट्रैक करते हैं। वो सेम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल से अपने रेवेन्यू को ग्रो कर सकते हैं कि वो सेम कस्टमर्स को ज़्यादा सामान सप्लाई कर सकते हैं, राइट। एंड आउट रिजल्ट ऑफ दैट मोर रेवेन्यू इज मोर प्रॉफिट्स। सो दैट इज द एंड आउटकम दैट वी चेज। हम लोग अगेन इसको बनाए रखने के लिए वी डू अ लॉट ऑफ कस्टमर सक्सेस के अराउंड चीज़ें, हम लोग कस्टमर से इंगेज करते हैं। हमारे साथ थोड़ा सा कंस्ट्रेंट ये है क्योंकि हमारा पर कस्टमर रेवेन्यू कम है, एसएमईज इंडिया में सॉफ्टवेयर के लिए कम पैसा देते हैं, 6,000 7,000 रुपये। तो हमारे पास उतनी बैंडविड्थ नहीं होती कि हम हर कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्ड करें। बट आइडिया यही है कि हम लोग कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस ऑफर करें, और क्योंकि हम एक SaaS प्लेटफॉर्म है तो हमारे लिए सक्सेस मैट्रिक इससे भी डिफाइन हो जाती है कि कस्टमर्स कितने रिन्यू कर रहे हैं, विच राइट। इज़ अ वेरी गुड नंबर फॉर अस। तो फिर आप प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ के बीच में कैसे बैलेंस मेंटेन करते हो? मैं ऐसा फाउंडर हूँ जो मैं खुद के बारे में रियलाइज़ करा कि आई एम नॉट कंफर्टेबल बर्निंग मनी अलॉट लाइक से व्हाट समवन लाइक अ जेप्टो फाउंडर विल बी एबल टू, राइट? मतलब मैं शायद सो ही ना पाऊँ अगर मैं 400-500 करोड़ रुपए हर महीने बर्न कर रहा हूँ, एंड इट्स कम्प्लीटली पर्सनल। वो बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं और हो सकता है उनकी ग्रोथ के लिए वो रिक्वायर्ड हो, बट मैं पर्सनली उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो मैं हमेशा इस तरीके से देखता हूँ दैट वट एवर वी आर डूइंग आर वी बेसिकली ड्राइविंग एवरीथिंग टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी, राइट? राइट। और इसीलिए मैं हमेशा ऐसा बिजनेस करूंगा शायद जिसके अंदर पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी इज मच अर्लियर देन वर्सेस इट्स अ हाई बर्न बिजनेस। सो दैट्स व्हाई आई बिलीव अ लॉट इन B2B बिजनेसेस, फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेसेस वर्सेस B2C बिजनेसेस, जहाँ पर शायद आपको कैपिटल रेजिंग बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इंटरनली हम लोग इसको किस तरीके से ट्रैक करते हैं, मतलब हम हर मंथ MIS में सबसे इम्पोर्टेंट नंबर यही होता है कि बर्न कितना है। इंडिविजुअली हमने हर पॉड को खुद का PNL दिया हुआ है, so they track their own PNLs. ओके। Everyone should be basically either profitable or on the path to profitability. They need to justify that number. आप आपको हमेशा जब अर्ली डेज में ग्रो करना होता है तो शायद आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ना हो, बट यूनिट इकोनॉमिक्स हमेशा प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। तो कुणाल, जैसे अब स्टार्टअप्स के अंदर हायरिंग भी, जब आप स्टार्टअप शुरू करते हो तो एक हायरिंग भी बहुत बड़ा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। तो करेक्ट। हाउ डिड यू मेड श्योर दैट यू डू द राइट हायरिंग? कैसे आप स्किल्स और टैलेंट को अपने कंपनी के विजन के साथ अलाइन करते हो? हायरिंग सबसे क्रिटिकल पीस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, और दैट कैन मेक एंड ब्रेक योर कंपनी, राइट? राइट। अगर आपकी टीम में अच्छे लोग नहीं हैं तो आप कभी भी एज अ कंपनी ग्रो नहीं कर पाएंगे। एंड एक फाउंडर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सेट चाहे कोई हो ना हो, ये ज़रूर होनी चाहिए कि आप लोगों को सही जज कर पाए और उनसे सही तरीके से काम करवा पाए। हर इंसान की कुछ, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ खूबी होती है और कुछ ना कुछ वीकनेसेस होती हैं। आपको राइट पोजीशन में राइट स्ट्रेंथ वाले लोगों को कैसे लेके आना है और कैसे उनको जज करना है इज़ बेसिकली व्हाट विल डिफाइन योर सक्सेस। सो मेरे लिए सबसे पहली क्रिटिकल चीज़ ये होती है कि क्या वो कल्चर फिट है, राइट? मतलब एक स्टार्टअप में काम करना और एक बड़ी कंपनी में काम करने में बहुत बड़ा अंतर है, और ये हर स्टेज ऑफ कंपनी में चेंज होता रहता है, राइट? मतलब बिल्कुल। जो लोग आपके शायद पहले 5 लोग में होंगे वो शायद आपके नेक्स्ट 500 लोगों में नहीं होंगे, और जो शायद 500 से 1000 लोग होंगे आपके, वो शायद 1000 से 5000 वाले लोग नहीं होंगे। तो ये चीज़ हमेशा स्केल ऑफ कंपनी, स्टेज ऑफ कंपनी से चेंज होता है, बट जो चीज़ कभी चेंज नहीं होगी प्रॉब्ली वो है कि उस टाइम पे आपकी कंपनी का कल्चर कैसा होना चाहिए, दैट शुड ऑलवेज फिट। दूसरा चीज़, क्या वो जो आप जिस रोल के लिए हायर करें क्या उसके लिए एग्जैक्ट फिट है, और अ, यही बेसिकली सबसे क्रिटिकल चीज़ है जो आपको जज करनी होती है। मुझे लगता है कि शायद मतलब आई रियली लव वॉचिंग क्रिकेट, तो मैं हमेशा क्रिकेट के एग्जांपल्स देता हूँ। तो ये स्किल सेट मुझे लगता है कि हमारे मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन, अगर आप सौरव गांगुली को देखें, MS धोनी को देखें, उनमें ये बहुत अच्छी रही है। दे ऑलवेज फाउंड कि मेरे को एक तरीके का प्लेयर चाहिए, तो उस तरीके के प्लेयर उन्होंने ढूंढे ढूंढे। और उनको बनाया, राइट? मतलब आप देखिए इंडिया के अंदर पहले ओपनर्स नहीं थे, इंडिया स्ट्रगल कर रही थी 2002 के आसपास, तो सौरव गांगुली ने वीरेंद्र सहवाग को ओपनर बना दिया जिन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में ओपनिंग नहीं की थी। तो कई बार क्या होता है कि आपको लोगों को फिट भी करना पड़ता है शायद जहाँ पर वो राइट। फिट ना हो, और उनको आपको बैक करना पड़ता है फिर, राइट? कि बेसिकली एक बार आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो आप उनको लॉन्ग टर्म बैक करें और उनको कॉन्फिडेंस हो कि हम लोग सिक्योर हैं जिस जहाँ पर हम लोग हैं।
तो कुणाल बहुत सारे राउंड्स ऑफ फंडिंग भी होते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं ये सीरीज ए सुना है, सीरीज बी, क्या आप इसको थोड़ा इलाबोरेट कर सकते हैं? बिकॉज आई एम श्योर बहुत सारे लिसनर्स ऐसे हैं जिनको अभी भी कन्फ्यूजन है या पता नहीं है, बस सुनते हैं कि अच्छा हाँ इस कंपनी को सीरीज ए मिल गई, सीरीज बी ऑफ राउंड ऑफ फंडिंग चल रहा है, तो इस पे थोड़ा इलाबोरेट करोगे? श्योर। तो कंपनी जब बिल्कुल आइडिया स्टेज पे होती है, तो उस टाइम पे अगर कोई कैपिटल रेज करता है तो उसको कहते हैं प्री सीड फंडिंग, राइट? मतलब सीड राउंड होने से भी पहले किसी ने कैपिटल रेज हम्म। करा है, जब सीड भी नहीं उगा है, राइट? सीड मीन्स बेसिकली कि समथिंग इज सीडिंग, राइट? राइट। आप एक प्लांट को उगा रहे हैं। करेक्ट। तो उस प्लांट को उगाने से भी पहले अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं प्लांट उगाऊंगा, हम्म। तो जो आप कैपिटल उस टाइम पे रेज करते हैं दैट इज प्री सीड फंडिंग, राइट? तो ओके। दैट इज इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स व्हाट प्री सीड फंडिंग इज। जब आप थोड़ा सा कुछ प्रोडक्ट बना देते हैं, आपके पास कुछ अर्ली वैलिडेशन होता है, तो उस टाइम पे सीड फंडिंग होती है कि जब अब आपने एक बेसिक कुछ बना लिया है, नाउ यू वांट टू ग्रो इट, राइट? तो दैट इज व्हेन सीड फंडिंग हैपेंस। उसके बाद होता है प्री सीरीज ए स्लैश सीरीज ए। प्री सीरीज ए एक ब्रिज राउंड होता है सीड राउंड और सीरीज ए के बीच में, और ओके। सीरीज ए एक राउंड ऐसा होता है जहाँ पर आप बिटवीन $3 to $10 million, कुछ कंपनीज, मतलब दिस इज अ ब्रॉड रेंज, कुछ हमेशा एक्सेप्शन होंगे, कुछ कंपनीज ने इवन $90 million के भी सीरीज ए करे, हम्म। कुछ लोगों ने $2 million के भी सीरीज ए करे, बट टिपिकल रेंज रहती है 3 से 10-15 million डॉलर्स का। अगर मैं रुपी टर्म से बात करूँ तो मतलब 25 करोड़ रुपए आज की डेट में से लेके 80 करोड़ रुपए का राउंड। ये टिपिकली उस स्टेज पे होता है जब आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट होता है और आप अब ग्रो करने का देख रहे हैं, राइट? तो अर्ली स्टेज फंडिंग कही जाती है प्री सीड, सीड एंड सीरीज है। ओके। देन कम्स योर ग्रोथ स्टेज फंडिंग, जब आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट है, आपने अर्ली कस्टमर्स एक्वायर कर लिए हैं, अब आपने डिसेंट ग्रो भी कर लिया, नाउ यू वांट टू ग्रो फर्दर, हम्म। उस टाइम पे होता है सीरीज बी, सीरीज सी एंड ऑनवर्ड्स। तो दैट इज व्हेन यू आर बेसिकली लुकिंग टू ग्रो द बिजनेस एक्सपोनेंशियली, हम्म। राइट? तो वो ग्रोथ कैपिटल कहा जाता है। एंड जब कंपनी इस स्टेज पे पहुंच जाती है जहाँ पर वो प्रॉफिटेबल हो गई है या ऑन अ पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी है, अर्ली इन्वेस्टर्स को एग्जिट चाहिए, वी प्राइवेट इक्विटी आ गया है, तो अगेन इन्वेस्टर्स आर आल्सो ऑफ डिफरेंट काइंड, राइट? सो आप सीड राउंड पे और प्री सीड राउंड पे टिपिकली एंजल से पैसा रेस करते हैं, एंजल ओके। इन्वेस्टर से। एंजल इन्वेस्टर्स आर बेसिकली इंडिविजुअल पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट इन अ न्यू एसेट क्लास कॉल्ड स्टार्टअप्स, ओके। राइट? प्राइवेट कंपनीज में, तो हम्म। दैट इज एंजल एंजल इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर्स। देन एज यू ग्रो, वेंचर कैपिटलिस्ट कम इन, राइट? हम्म। मतलब सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी तक वेंचर कैपिटल फर्म्स आ जाती हैं, जो जिनका मैंडेट है कि उनको अपने इन्वेस्टर्स को एनुअल ROI 25-26% देना है, बट दे विल इन्वेस्ट इन 10 कंपनीज, बट उसमें से शायद 3 या 4 चलेंगी हम्म। और 2 या 3 होंगी जो मतलब ब्रेक इवन करेंगी, एंड 2 या 3 कंपनीज डाई आउट हो जाएंगी। इनका मैंडेट के हिसाब से बेसिकली दे इन्वेस्ट इन हाई रिस्क कंपनीज, दैट्स व्हाई दे कम इन एट सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, राइट? ओके। जहाँ पर अर्ली प्रोडक्ट मार्केट फिट है बट अभी ग्रोथ करना है, अभी ग्रोथ कैसा होगा ये पता नहीं है, राइट? तो हम्म। दैट्स व्हाई दैट्स कॉल्ड रिस्क कैपिटल। इंडिया में बहुत सारी VC फंड्स हैं, अमंग द मोस्ट प्रोमिनेंट आर पीक 15 वेंचर्स, एलिवेशन कैपिटल, स्टेलारिस वेंचर पार्टनर्स एंड बहुत सारे VC फंड्स हैं। देन जब आप एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जब कंपनी स्टेबलाइज हो जाती है, पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी आ जाता है, अब ग्रो करना है कंपनी को फर्दर, बट इट विल नॉट बी probably 5x every year, हम्म। might be 2x every year, 1.5x every year, 30% year on year growth, तब आता है प्राइवेट इक्विटी, राइट? प्राइवेट इक्विटी इज बेसिकली पीपल हु इन्वेस्ट इन योर कंपनी व्हेन इट विल बी ऑन द पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी, राइट? अगेन बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी कंपनीज हैं इंडिया में, एंड आई एम गिविंग अ वेरी ब्रॉड फ्रेमवर्क, ऐसा नहीं है कि हम्म। ये कोई स्टैंडर्ड है। तो प्राइवेट इक्विटी इज लो रिस्क कैपिटल बट एक्सपेक्टिंग अ गुड IRR, राइट? सो दे इन्वेस्ट इन कंपनी जहाँ पर प्रॉबेबली 10 में से 9 कंपनीज सस्टेन करेंगी एंड ग्रो करेंगी, शायद एक कंपनी डाई आउट हो जाए। तो इट इज़ नॉट वेरी हाई रिस्क कैपिटल एज अ VC फंड और एन एंजल इन्वेस्टर, बट इट इज़ मीडियम अमाउंट ऑफ रिस्क हम्म। एपेटाइट दे हैव। देन उसके बाद कंपनी टिपिकली IPO जाती है, रिटेल इन्वेस्टर से पैसा रेस करती है, इंस्टीट्यूशनल फंड से पैसा रेस करती है, दैट इज़ हाउ अ कंपनी प्रोग्रेसेस अक्रॉस डिफरेंट स्टेजेस। और इसके अंदर बूटस्ट्रैपिंग और वेंचर फंडिंग क्या होता है? सो बूटस्ट्रैपिंग इज कि आपने किसी एक्सटर्नल पर्सन से पैसा नहीं रेस करा, आपने खुद के पैसे से कंपनी को ग्रो करा, हम्म। राइट? सो दैट इज इन बेसिक टर्म्स कॉल्ड बूटस्ट्रैपिंग। एंड वेंचर फंडिंग अगेन इज बेसिकली वेर इन यू आर रेजिंग मनी फ्रॉम एक्सटर्नल
इन्वेस्टर्स, ईदर एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल फर्म्स और प्राइवेट हम्म इक्विटी इन्वेस्टर्स। हम्म अब अगर किसी को स्टार्टअप शुरू करना है, अपना खोलना है, तो उनको किस स्टेज पे इनिशियल फंडिंग प्लान करनी चाहिए? कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे को आइडिया स्टेज पे फंडिंग रेज करनी हम्म है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग एक बेसिक प्रोडक्ट बना लें उसके बाद फंड रेज करें। कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग बूटस्ट्रैप करके एक स्केल पे पहुंच जाए और उसके बाद फंड रेज करें, और कुछ लोग पूरा ही बूटस्ट्रैप करते हैं बिजनेसेस। आप तो ये दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है, एक आप एज अ फाउंडर क्या सोचते हैं, और दूसरा आपकी कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट है, आपके प्रोडक्ट को क्या रिक्वायरमेंट है। हम्म सम प्रोडक्ट्स इनहेरेंटली आर वेरी वेरी कैपिटल इंटेंसिव, हम्म राइट। कुछ इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पर आपके पास शायद डे वन पे अगर 15-20 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए ना हो तो आप बिजनेस ही नहीं बिल्ड कर सकते, राइट। आ, तो शायद वो, अगर आप एज अ फर्स्ट टाइम फाउंडर है तो शायद ना ट्राई आउट कीजिए। मैंने हम्म ये खुद गलती की है कि जब मैं बिल्कुल शुरू में आई वॉज स्टार्टिंग आउट, तो आई वॉज गेटिंग इनटू वेरी वेरी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस, और इसीलिए इनिशियली मेरे को काफ़ी टाइम लगा रॉबल को स्टार्ट करने में, क्योंकि उससे पहले मैं ऐसे आइडियाज़ ट्राई आउट कर रहा था जो बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव थे। तो एज अ फाउंडर यू शुड ऑलवेज स्टार्ट आउट विद लो, इफ़ यूर फर्स्ट टाइम फाउंडर स्टार्ट विद लेस कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आप इस तरीके के बिजनेस में जो लो कैपिटल इंटेंसिव है, आप एक बेसिक प्रोडक्ट बनाइए, यू गो आउट इन द मार्केट, एक्वायर फ्यू कस्टमर, शो हम्म प्रूफ, एंड देन रेज कैपिटल। क्योंकि आप कैपिटल रेज करते हैं तो आप सिर्फ कैपिटल नहीं रेज कर रहे, आप बेसिकली आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि आपको रिटर्न देना है अपने इन्वेस्टर्स को। और ये रिटर्न आपको देना है तो बेसिकली आपको अ, खुद कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि जो मैं बना रहा हूँ इज़ दैट वैल्यूएबल इनफ। राइट काफ़ी लोग के साथ ये दिक्कत होती है कि वो बहुत ज़्यादा कैपिटल शुरू में रेज कर लेते हैं और इवेंचुअली दे रियलाइज़ कि शायद उनका टारगेट मार्केट इतना बड़ा नहीं है हम्म या प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है, एंड देन दे आर देन स्ट्रगलिंग एंड बर्निंग मनी एवरी मंथ। हम्म तो बेटर इज़ कि आप कुछ प्रोडक्ट बनाइए, मार्केट में जाइए, फीडबैक लीजिए, गेट टू प्रोडक्ट मार्केट फिट, एंड देन रेज कैपिटल। अगेन इट इज़ कंटेक्चुअल, इट इज़ अगेन फाउंडर टू फाउंडर डिपेंडेंट। मैंने ऐसे भी फाउंडर्स देखे जिन्होंने आइडिया स्टेज पे पैसा रेज करा है और बिजनेस अच्छा बिल्ड करा है। मैंने ऐसे भी फाउंडर्स देखे जिन्होंने बूटस्ट्रैप करा है बूटस्ट्रैप। काफ़ी लंबे टाइम तक और फिर उसके बाद कैपिटल रेज करा है। तो आपने कब किया था? सो वी रेज कैपिटल आफ्टर 2 years। मैंने शुरू में जब कंपनी स्टार्ट की, सो मेरे साथ एक मैं कहूँगा कि ख़राब चीज़ थी कि आई एम अ सोलो फाउंडर। तो हमें, एंड आई वॉज वेरी यंग व्हेन आई स्टार्टेड आउट, इट वॉज हार्ड, आई वॉज हार्डली 23। या तो हमेशा लोग इस तरीके से देखते हैं कि एक 23 साल का लड़का एक फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस बिल्ड करना चाह रहा है, जहाँ पर मोस्टली लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि लोगों के सफ़ेद बाल होंगे। सो शुरू में काफ़ी स्ट्रगल हुआ, बट मेरा माइंडसेट ये था कि यार पहले प्रोडक्ट बनाते हैं, देन विल बी एबल टू रेज कैपिटल। हम्म तो शुरू में हम लोगों ने रीच आउट भी नहीं करा इन्वेस्टर से, क्योंकि मैं ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पर मेरे दोस्त और मेरे कुछ सीनियर्स ऑलरेडी वीसी फर्म्स वगैरह में काम करते, तो उन्होंने रीच आउट किया। तो कॉन्वर्सेशंस हुई, बट एक चीज़ हमेशा निकल के आई कि यू आर अ सोलो फाउंडर, आपकी टीम भी नहीं है, आपका प्रोडक्ट भी नहीं है। तो एनीवेज आई वाज नॉट वेरी वेरी कीन ऑन रेजिंग कैपिटल बैक देन। ओके बट हमने जैसे जैसे ग्रो करा, हमने अर्ली कस्टमर्स लेके आए, वी बिकेम प्रॉफिटेबल वेरी अर्ली। बेसिकली हमने अर्ली कस्टमर्स को एक्वायर करा, और क्योंकि स्केल छोटा था तो बिकेम प्रॉफिटेबल, एंड वी हैड डिसेंट नंबर ऑफ कस्टमर्स, तब जाके हमने कैपिटल रेज करा। एंड देन इट बिकेम वेरी इजी टू रेज कैपिटल एट दैट स्टेज, क्योंकि uh, जब आपके पास प्रोडक्ट मार्केट फिट होता है, जब आप बेसिकली प्रूव कर पा रहे हो कि मेरे पास एक ऐसा प्रोपोजिशन है कस्टमर्स के लिए जिसको लोग वैल्यू कर रहे हैं और पे कर रहे हैं, हम्म तो देन वीसीज आर हैविंग कंपटीशन बिटवीन देमसेल्फ टू इन्वेस्ट इन यू, वर्सेस जब आप एक आइडिया स्टेज पे और आप जाके जाकर पैसा मांग रहे हैं मार्केट में। हम्म। तो दैट इज़ द डिफरेंस। एंड जब हम बूटस्ट्रैपिंग की बात करते हैं, तो क्या बूटस्ट्रैपिंग में हमें बहुत ज़्यादा पैसा होना ज़रूरी है, या फिर इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन से आइडियाज़ एंड एग्जीक्यूशन? सो अगेन इट इज़ होली एंड सोली डिपेंडेंट ऑन कि आप किस इंडस्ट्री में क्या बिजनेस कर रहे हैं। मैं आपको हम्म एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरी वाइफ एक फैशन ब्रांड चला रही है, राइट, ओके एंड इट इज़ कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप्ड। तो ऐसा नहीं है कि वो फंड्स रेज नहीं कर सकती, बट दी हम्म होल एंड सोल थिंग इज़ कि वो वेंचर फंडेबल बिजनेस शायद ना हो, वो शायद 10x ग्रो ही ना करे कभी, बट हम्म इट कैन बी अ प्रॉफिटेबल बिजनेस टू अ हम्म स्केल, राइट। बूटस्ट्रैप करने के लिए आपको, ये बहुत बड़ा मिथ है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। शी हार्डली इन्वेस्टेड अबाउट 2 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़ इन हर बिजनेस, हम्म एंड
इट हैज़ ग्रोन, राइट? तो ऐसे ही बिजनेसेस ने ग्रो करा, राइट? आप ट्रेडिशनल बिजनेसेस को देखिए, वेंचर कैपिटल एज एन एसेट क्लास तो बहुत नया है, पिछले हम्म। शायद हार्डली 50 साल पुराना है। उससे पहले तो सब कंपनीज ने बेसिक कैपिटल से कंपनी बनाई, प्रोडक्ट बनाया, फिर डेट रेस कर करके ग्रो करा, राइट? तो दैट इज़ अनदर वे टू ग्रो योर कंपनी, राइट? राइट। तो आपके अकॉर्डिंग एक फाउंडर का विजन, उनके स्किल्स एक इन्वेस्टर इन्वेस्टर के डिसीजन को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है? इन्वेस्टर्स फंड फाउंडर्स, राइट? दैट राइट। इज़ वेरी वेरी ट्रू। राइट। जब आप अर्ली स्टेज पे हैं, प्रॉबेबली सीड स्टेज पे, प्री सीड स्टेज पे या सीरीज ए स्टेज पे, तो आपके नंबर से तो कुछ पता नहीं लगेगा कि कंपनी क्या करेगी, राइट? हम्म। व्हाट दे वांट टू अंडरस्टैंड इज कि आपकी मार्केट कितनी बड़ी है, हम्म। एंड मोर इम्पोर्टेंटली कि आप एज अ फाउंडर कितने एजाइल हैं, किस तरीके से आप सोचते हैं, आपका विजन क्या है, आप किस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करते हैं, आप एज अ फाउंडर टीम को बना सकते हैं नहीं बना सकते। ये कुछ चीज़ें जो कोई भी एक हम्म। इन्वेस्टर आपको देखेगा इन्वेस्ट करने से पहले। सो अगर मैं एज एन इन्वेस्टर जज करूँ किसी कंपनी को, राइट, तो मेरे लिए किसी भी कंपनी के आइडिया को या मार्केट को जज कर पाना एट दिस अर्ली स्टेज बहुत मुश्किल है, हम्म। क्योंकि अभी तो बहुत चीज़ें ग्रो होनी है, हो सकता है कंपनी पिवट करे। मोस्टली कंपनीज इवेंचुअली वो नहीं करती जो जिससे वो स्टार्ट करती है, राइट? तो पिवट तो इज़ द रूल ऑफ द गेम, वो करना हर जगह पड़ेगा। चेंज होगा, हर स्टेज पे चेंज होगा। हम्म। तो क्या वो फाउंडर इतना समझदार है, इतना लायक है कि वो पिवट कर पाएगा? क्या वो जीरो जीरो टू वन सोच सकता है? क्या वो 1 to 10 सोच सकता है? हम्म। क्या वो फर्स्ट प्रिंसिपल से सोच सकता है? सो ये कुछ चीज़ें जो कोई भी इन्वेस्टर देखेगा किसी भी फाउंडर में, और इसी वजह से आई एम श्योर आजकल तो शार्क टैंक चल रहा है, तो शार्क टैंक के अंदर आपने कई बार सुना होगा शार्क्स को बोलते हुए कि मेरे को फाउंडर में मज़ा नहीं आया, या मेरे को फाउंडर आप बहुत अच्छे लगे। हम्म। तो फाउंडर के ऊपर ही पैसा हमेशा मिलता है शुरू में, राइट। अर्ली स्टेज में। हम्म। जब कंपनी ग्रो करती है, जब सीरीज सी या मतलब बड़ी हो जाती है, या बेसिकली एक बियॉन्ड रेवेन्यू पहुंच जाती है, तो देन देर आर नंबर्स टू बेसिकली लुक एट, जिसके बेसिस पे आप जज करेंगे कंपनी को। बट अर्ली स्टेज में तो सिर्फ फाउंडर्स के बेसिस पे हम्म। पैसा मिलता तो अब फॉर एग्जांपल एक स्टार्टअप को फंडिंग मिल गई है, ठीक है, लेकिन अब उनको स्केल करना है, उन्हें ग्रो करना है, तो उन्होंने या तो कॉस्ट बढ़ा दी या फिर ज़्यादा लोग हायर कर दिए, है। करेक्ट। तो बेसिकली पैसा ख़त्म हो रहा है। करेक्ट। तो अब ऐसी सिचुएशन में कंपनी इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करेगी? सो एक तो पहली चीज़ तो सबसे क्रिटिकल है कि आप जब भी पैसा रेज करें तो सबसे पहले महीने से ही अपने बर्न को ट्रैकिंग करना शुरू करें। मैंने इवन एग्जांपल्स, मतलब यू विल नॉट बिलीव मी, मैंने ऐसे फाउंडर्स को जानता हूँ जिन्होंने जिनको कोई पता ही नहीं था, उनके फाइनेंसिस की फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग इतनी ख़राब थी, या उनके फाइनेंसिस इतने ख़राब शेप में थे, उनको खुद ही नहीं पता होता था कि मेरा मंथ में कितना बर्न हुआ, कितना हम्म। मैंने कमाया या कितना नुकसान करा। और ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत कम बिजनेसेस के लिए ट्रू है, मुझे लगता है कि काफ़ी फाउंडर्स के साथ शायद ये सच्चाई है कि अगर उनकी फाइनेंस टीम सही नहीं है या उनके खुद का माइंडसेट नहीं है इन चीज़ों को राइट। ट्रैक करने का। तो सबसे क्रिटिकल, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने नंबर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे से देखें, हम्म। आपका कितना बर्न हो रहा है, आपका कितना रनवे है। ये दो चीज़ें तो आपके बिल्कुल टॉप ऑफ द माइंड होना होनी चाहिए चाहिए। हर महीने। हम्म। दूसरा चीज़, जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में ग्रो करते जाते हैं, आपको हमेशा ये देखते रहना पड़ेगा कि क्या मैं उस पोजीशन में आ गया हूँ कि मैं फर्दर कैपिटल रेज कर सकता हूँ। हमेशा एक राउंड ऑफ फंडिंग जब आप लेने जा रहे हैं, तो आपके पास कम से कम 12 से 18 महीने का रनवे होना चाहिए। होना 9 से 12 महीने, 9 महीने तो मिनिमम होना चाहिए, 12 महीने इज द आइडियल स्टेट, 18 महीने तो मोर देन गुड इनफ, राइट? तो अगर आप उतना रेडी नहीं है तो आप हम्म। बर्न कम कीजिए, आप बेसिकली कॉस्ट कट कीजिए, रेवेन्यू को किसी तरीके से बढ़ाइए, इन चीज़ों को ट्रैक करिए मंथ ऑन मंथ बेसिस, सो दैट आप उस सडन सिचुएशन में नहीं है। मान लेते कि आप उस सिचुएशन में पहुंच भी गए, राइट, और आपकी कंपनी रेडी नहीं है, तो देर आर लॉट ऑफ एवेन्यूज एज वेल जहाँ से आप फंडिंग रेस कर सकते हैं। ब्रिज कैपिटल, कई सारी इन्वेस्टर्स इसी में स्पेशलाइज करते हैं, जो बेसिकली जिनको लगता है कि कंपनी आगे फंड रेस कर पाएगी बट शायद और टाइम चाहिए उस स्टेज तक पहुंचने हम्म। के लिए, तो दैट इज़ व्हाट ब्रिज फंडिंग इज़। ओके। देन अनदर फॉर्म जो अभी पिछले कुछ सालों में काफ़ी ग्रो करा है इज़ वेंचर डेट। अगेन वेंचर डेट इज़ नॉट रिस्क कैपिटल बट मिक्स ऑफ डेट एंड रिस्क कैपिटल, राइट, इक्विटी कैपिटल, जहाँ पर आपको लगता है कि आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए एडिशनल कैपिटल चाहिए, स्पेशली फॉर वर्किंग कैपिटल। हम्म। तो आप डेट रेज कर लीजिए। डेट आपको टिपिकली बैंक्स तो नहीं देंगे, एनबीएफसीज भी नहीं देंगे, तो इसके लिए कुछ एक ऑल्टरनेट क्लास है वेंचर डेट, ओके। बेसिकली जो कुछ स्पेशलाइज्ड कंपनीज वेंचर डेट कंपनीज हम्म। देते हैं, तो आप उनसे रेज कर सकते हैं।
तो एवेन्यूज़ बहुत सारे हैं, बट क्रिटिकल ये होगा कि आपको अपनी सिचुएशन में एनालाइज करना है कि आपके पास जब आप नेक्स्ट फंड रेज करने जाएं तो आपके पास 12 महीने का रनवे हो हो। टिपिकली। राइट। तो फिर एज अ स्टार्टअप फाउंडर आपने इनिशियल फेज में अपना और अपने स्टार्टअप का फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे टैकल किया? पर्सनल मैनेजमेंट, फाइनेंस तो अब एक एस्पेक्ट हो गया, बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे किया? सो मैं इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता हूँ एज अ फाउंडर। मैं खुद को मतलब हमारा तो बिजनेस ही कैश फ्लो मैनेजमेंट का है, तो हम तो और लोगों को सिखाते हैं कैश फ्लो मैनेजमेंट। तो मुझे लगता है कि ये मैनेज करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तो हम कैसे करते थे कि हमने एक MIS का फॉर्मेट बनाया पहले महीने में ही, और उसको हम मंथ ऑन मंथ हम लोग इम्प्रूव करते गए। उसके अंदर हर मंथ का कैश फ्लो देखते गए। तो कैसे मतलब हम लोग कैसे एनालाइज करते हैं, हम अपनी बैंकिंग को एक एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट करते हैं। उसके अंदर सब कॉस्ट को अलग अलग हेड्स में डाल देते हैं, एंड एनालाइज करते हैं एट दिस इन द फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ, टू लुक एट कि मेरा किस कॉस्ट सेंटर में कितना बजट था वर्सेस कितना स्पेंड हुआ। ओके। सो दैट आई कैन प्लान कि मैंने कहीं पे गलती तो नहीं कही, मैंने कहीं हम्म ज़्यादा स्पेंड तो नहीं करा, दैट आई कैन नॉर्मलाइज एवरी मंथ। हम्म। अगर आप ये नहीं ट्रैक कर रहे तो बेसिकली आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने क्या गलती की, कहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा बढ़ा, कहाँ कम हुआ। और आप सडनली एक सिचुएशन में होंगे जहाँ आपको लगेगा यार कि मेरा तो रनवे कम हो गया और अब मैं क्या करूँ। तो हम्म। ये बहुत क्रिटिकल है। तो फिर आपके अकॉर्डिंग कोई ऐसी मिस्टेक्स है जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है उनको अवॉइड करनी चाहिए? सो बहुत सारी है, मैं एक एक सवाल में तो कहना बड़ा मुश्किल है, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि अगर आप एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है तो सबसे पहले आप जज करें कि व्हाट मार्केट एम आई फिट फॉर, राइट। मतलब एक टर्म होता है फाउंडर मार्केट फिट। सो फाउंडर मार्केट फिट का मतलब आसान भाषा में कहूँ तो ये है कि आप जो बिजनेस को कर रहे हैं, आपका राइट टू विन वहाँ पर क्या है, ओके। राइट। आपकी स्किल सेट क्या ऐसी है, कुछ डिफरेंशिएटेड है आपकी स्किल सेट में, या आपके पास कुछ ऐसी यूनिक इंसाइट है जिसकी वजह से आप इस इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर पाएंगे, या आप उसमें कुछ डेल्टा ऐड कर पाएंगे, या आप ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाना जानते हैं जिसकी वजह से आप कुछ डेल्टा क्रिएट कर सकते हैं इन द हम्म। लाइफ्स ऑफ पीपल एंड सॉल्व सम प्रॉब्लम। हम्म। सो ये बहुत क्रिटिकल है जज करना एज अ फाउंडर अबाउट योर सेल्फ। दूसरी चीज़ ये जज करना खुद के बारे में कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी के प्रोबेबली नेक्स्ट 10 साल इसको दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा। क्या मेरे अंदर उतना पैशन है कि मैं इस बिज़नेस को मिनिमम 10 से 15 साल डेली डे इन डे आउट कर पाऊँगा, कर जहाँ पर पाऊंगा। मेरे को शायद 365 में से 360 दिन ना सुनने को मिलेगी मेरे को। घर जाके ये लगेगा कि यार मैंने आज कुछ अचीव नहीं करा। 5 दिन वो होंगे जहाँ पर आपको रियली लगेगा कि यार हमने तो बहुत उखाड़ लिया है, बहुत कुछ करा है। बट 360 दिन आपको डाउन फील होगा। हम्म। तो ये कुछ चीज़ें जज करना। देन ये जज करना कि जो आप आइडिया सोच रहे हैं क्या वो अगर मैं इस सेंस में कहूँ तो इज़ इट आर यू गिविंग अ पेन किलर टू पीपल और आर यू गिविंग अ वाइटामिन टू पीपल, राइट। मतलब सो ट्रू। अगर आप ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो सिर्फ उनके डेली लाइफ में शायद ना भी हो तो उनको पता ना चले, या आप एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि अगर अभी नहीं मिली तो मैं मतलब मैं शायद मर जाऊंगा, या मेरी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा पेन पॉइंट हो जाएगा। सो ये जज करना एक आइडिया के बारे में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। और यहीं पे बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं, राइट। ये 3-4 चीज़ें जिनका आपको बहुत ध्यान रखना है। चौथी चीज़ टीम है, आपके को फाउंडर, अगर आप एज ए सोलो फाउंडर ऑपरेट नहीं कर रहे, हम्म। आपके साथ में राइट लोग होना विद कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट, एंड एट द सेम टाइम ऐसे लोगों जिनके साथ आपकी ऐसी बॉन्डिंग हो जब डाउन टाइम आएगा, और वो आएगा। लोगों को लगता है स्टार्टअप में डाउन टाइम नहीं आएगा, हम ऐसा बिजनेस बनाएंगे जो कभी नहीं होगा, बट वो आएगा ही आएगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कोई ऐसा बिजनेस बने जिसके अंदर आपका ख़राब समय ना आए। खराब ना हो। तो आ, क्या वो आपके साथ स्टिक करेंगे, आपका उनसे झगड़ा नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपको शुरू में हमेशा अवॉइड करनी है, इस तरीके की हम्म। गलतियाँ। तो फिर अगर किसी को अपना एक स्टार्टअप अभी खोलना है तो अब उनको क्या ऐसे कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कोई गाइड, कुछ प्रोसेस बताओगे? इसको थोड़ा एक फ्रेमवर्क में हम्म। अपने लिसनर्स के लिए कर देता हूँ। सो मे बी लेट स्टार्ट विद आइडिया, राइट। आइडिया के अंदर जैसा मैंने कहा कि आपको ये देखना है कि आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं क्या वो एक विटामिन है या पेन पेन किलर है किलर लोगों है। के लिए। देन आप उसको ट्राई आउट कीजिए, राइट। एंड ट्राई आउट करने का मतलब ये नहीं है कि आप डे वन पे फरारी बनाइए, आप शायद साइकिल से स्टार्ट कीजिए, एंड जिसको मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में मैं कहूँ तो। आप आप ये सोचिए कि अगर ये सर्विस मैं कस्टमर्स को दूँ तो उसका एक मिनिमम बहुत सबसे क्रूड वर्जन क्या होगा
जिसके बेसिस पे मैं जज कर पाऊंगा कि क्या वो कस्टमर्स को चाहिए भी या नहीं चाहिए, या मैं बेसिकली अपने आइडिया को चेंज करूँ या प्रोडक्ट्स को चेंज करूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब शायद एग्जांपल से ज़्यादा समझ आए। मान लेते कि आप एक फैशन ब्रांड बना रहे हैं, राइट। अब फैशन ब्रांड अगर आप बना रहे हैं तो आपको बेसिकली शायद आपके दिमाग में आप बेस्ट डिज़ाइन चूज़ कर रहे हैं, राइट, बट हो सकता है वो कस्टमर्स को राइट प्राइस पॉइंट ना मिल रहा हो, या उनको वो प्रोडक्ट्स ही पसंद ना आ रहे हो। बिल्कुल। तो आप इसको कैसे टेस्ट आउट करेंगे? आज की डेट में वेबसाइट बनाना तो बहुत ही ईजी है। आप शॉपिफाई पे जाइए, आप एक D2C स्टोर खोल दीजिए, इट हार्डली टेक्स अबाउट अ डे एंड हार्डली एनी कॉस्ट। फिर आप प्रोडक्ट्स किसी और की वेबसाइट से उठाइए या इंडिया के बाहर की कोई वेबसाइट से उठाइए और डाल दीजिए, एंड सी की कस्टमर्स का क्या रिएक्शन आ रहा है, आर दे बाइंग द प्रोडक्ट्स, एंड बेसिक मिनिमम एड्स चला दीजिए। अभी क्या हुआ, आपने ना तो प्रोडक्ट बनाया, आपने एक बेसिक वेबसाइट बनाई, हाँ, ना आपने कोई इन्वेंट्री परचेज कुछ भी की, ना नहीं। आपने कोई कैपिटल स्पेंड करा। आपको बेसिक फीडबैक मिलना शुरू हो गया, कस्टमर्स को प्राइस पॉइंट गलत लग रहा है कि नहीं लग रहा। आप अपनी वेबसाइट पे बेसिक एक फॉर्म डाल दीजिए सो दैट आपको कस्टमर्स की, आजकल जैसे एक मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, स्पिन द व्हील का एक टूल चलता है कि कस्टमर्स आएंगे तो स्पिन द व्हील स्पिन करेंगे द तो व्हील, उनको करेक्ट। कुछ कूपन मिलेगा जिससे दे कैन बेसिकली गेट अ डिस्काउंट। तो आपको कस्टमर्स की डिटेल्स मिल जाएंगी। तो फिर उसके बाद आप कस्टमर्स को कॉल कीजिए, उनसे पूछिए कि क्या उनको ख़राब लगा, प्रोडक्ट का प्राइस पॉइंट सही नहीं लगा, या प्रोडक्ट्स ही पसंद नहीं आए, या उनको बेसिकली शायद लगा कि उनको यही प्रोडक्ट कहीं और सस्ते में मिलते हैं, या कोई और रीज़न, मतलब एनी फीडबैक दैट यू गेट। उससे क्या है, आपको फीडबैक बहुत जल्दी मिलेगा। आपको विद इन, आप देखिए कि एक हफ्ते के अंदर आपको कस्टमर्स का रियल फीडबैक मिलना शुरू हो गया, राइट। हार्डली स्पेंडिंग अबाउट 5-7 थाउजेंड रुपीज़। हम्म। तो उसको यूज़ करके आप प्रोडक्ट को आइटरेट कीजिए, देन आप एक्चुअल प्रोडक्ट बनाइए, एंड बी एज इन्वेंट्री लाइट एज पॉसिबल, राइट। मतलब शुरू में शायद आप मेड टू ऑर्डर से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास कैपिटल की कमी है, तो आप बेसिकली कुछ इनोवेटिव वे में प्रोडक्ट्स बनवाइए कि मेड टू ऑर्डर में भी आपका कॉस्ट मिनिमम हो। हम्म। फिर आप बेसिकली ग्रो करना शुरू कीजिए। राइट। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से अपने आइडिया को वैलिडेट कर सकते हैं। आई हैव जस्ट गिवन वन आइडिया फ्रॉम अ फैशन परस्पेक्टिव, फैशन ब्रांड परस्पेक्टिव, बट हर उसमें आप कुछ एनीथिंग। ना कुछ ट्राई आउट कर सकते हैं। मैं आपको क्रेडफो का एग्जांपल देता हूँ। हमने, जैसा मैंने पहले कहा था कि आइडिया ट्राई आउट करने के लिए एक प्रोटोटाइप बनाया। हमने कस्टमर्स को नहीं बताया कि ये प्रोटोटाइप है, उनको पता भी नहीं था कि ये प्रोडक्ट चलता नहीं है। हम्म। हमने उनके हाथ में दिया और उनसे उनको ऑब्जर्व करा कि वो क्या कर रहे हैं, ऐप पे कहाँ क्लिक कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम्म। और उसमें हार्डली हमारा खर्चा 40,000 रुपये आया था। बट उस 40,000 रुपये के बेसिस पे मेरे को ये पता फीडबैक मिल चल गया गया। कि क्या कस्टमर्स को चाहिए, क्या उनको प्रॉब्लम है, क्या उनके लिए एक्चुअल में यूज़ केस है। हम्म। तो इस तरीके से शुरू में एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट से स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। एंड जैसे जैसे फीडबैक मिले आपको, आप उसको स्केल करते जाइए। हम्म। देन उसके बाद आप, अब एक बार आपके पास आइडिया सही है, मिल गया आपको, आप एक राइट टीम बनाइए। आपके साथ अगर को फाउंडर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप बेसिकली अपने नीचे कुछ ऐसे लोग लेके आइए जो प्रॉबेबली आपको कंपनी को ज्वाइन इसलिए नहीं कर रहे कि बेसिकली दे गेट अ सैलरी, वो इसलिए हम्म। ज्वाइन कर रहे हैं कि वो आपके विजन और मिशन से ड्रिवन है, राइट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारी टीम में सबसे पहले जो इंजीनियर आए थे, ही टुक अ 50% सैलरी कट टू जॉइन अस, राइट। और उन्होंने जब ज्वाइन करा हमारे को तो अ, बहुत ही यंग थे वो, बट उनको, उन्होंने अपनी प्रीवियस जॉब को छोड़ के हमें ज्वाइन ही इसीलिए करा कि उनको कुछ यूनिक करना था। वो बेसिकली कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जिसकी वजह से वो जाने जाएं आज से शायद 10 साल, ओके। 15 साल बाद। तो इस तरीके के लोग लेके आना शुरू में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको लोग ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिर्फ उनको सैलरी मिलेगी और उसके बाद हम्म। दे हैव टू डू नथिंग आफ्टर दैट, वो शायद शुरू में आपके लिए राइट फिट ना हो। तो टीम बनाना देन क्रिटिकल बहुत है। इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़, आ, तीसरी चीज़ प्रॉबेबली, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपका कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो आप कैपिटल रेज कीजिए। कैपिटल रेज करने के लिए प्रॉबेबली सबसे आसान तरीका है कि लिंक्डइन को लेवरेज करना बहुत क्रिटिकल है। आज की हम्म। डेट में सारे इन्वेस्टर्स, सारे वीसीज सब लिंक्डइन पे लिंक्डइन है। पर है। तो आप बेसिक थोड़ी पर्सनल ब्रांडिंग कीजिए, एंड इट डजंट टेक एनी कॉस्ट, राइट। पर्सनल ब्रांडिंग से मेरा मतलब ये नहीं कि आप आर्टिकल निकलवाइए अपने हम्म। बारे में या पॉडकास्ट पे जाइए। आप कुछ कंटेंट डालिए। आज का ज़माना तो कंटेंट का ज़माना है, तो वो कंटेंट की वजह से आपकी रीच बढ़ेगी, तो अपने इन्वेस्टर्स भी आते हैं वहाँ से। मेरे को याद है कि मैंने अ, खुद कुछ कंटेंट डाला था नियो बैंकिंग के बारे में 2019 में, ओके। और उसकी वजह से मेरे को मैट्रिक्स पार्टनर्स के एक वाह। पार्टनर ने रीच आउट किया था, राइट। तो तो वो कंटेंट जब आपका अपने आप ग्रो करता है तो हम्म। लोग अपने आप आपको सामने से रीच आउट करते हैं वर्सेस आप उनको रीच आउट कर रहे हैं। हम्म। तो इस तरीके से आप फंड रेज कर सकते हैं।
देन आपका फंड रेज हो गया, आपके पास टीम आ गई, आपके पास बेसिक आपको प्रोडक्ट का आइडिया, देन आप प्रोडक्ट बनाइए। तो प्रोडक्ट इज़ द लास्ट स्टेज, राइट। और प्रोडक्ट बनाने से पहले आप डिस्ट्रीब्यूशन फिगर आउट कीजिए। कई लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर सोचते हैं कि हम इसको बेचेंगे कैसे। आपको पहले डिस्ट्रीब्यूशन फिगर आउट करनी है, देन प्रोडक्ट बनाना है। डिस्ट्रीब्यूशन से मेरा मतलब है कि बेसिकली आप कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट उनके हाथ में पहुंचाएंगे कैसे, उनको कैसे पता लगेगा आपके प्रोडक्ट के बारे में। बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर वर्किंग ऑन। तो आपको उनको कैसे क्रैक करना है उसके बारे में पढ़िए, लोगों से बात करिए, अपने आसपास कुछ ऐसे लोग जोड़िए जो प्रॉब्ली आपके एंजल इन्वेस्टर हो सकते हैं, आपके मेंटर हो सकते हैं, जो उन इंडस्ट्री में एक्सपर्ट हो, जो आपको गाइड कर सकें। कर सकते हैं। तो प्रॉब्ली ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको शुरू में लेने चाहिए व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट अ बिजनेस। ग्रेट। तो फिर अगर मतलब फॉर समबडी हु इज just starting out or who wants to come into this industry, wants to be a startup founder, so what would be that one piece of advice जो आप देना चाहोगे? सबसे क्रिटिकल एडवाइस तो यही है कि आप खुद को तैयार कीजिए कि आप 10 से 15 साल इस आइडिया के अंदर लगाने वाले हैं। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी एंड आपको शायद काफ़ी हसल करना पड़ेगा। और खुद पे कन्विक्शन लेके आना कि जो हम आइडिया ट्राई आउट कर रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली $1 बिलियन आइडिया। तो ये सबसे क्रिटिकल चीज़ें हैं जो आपको शुरू में होनी चाहिए। थैंक यू सो मच कुणाल फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। एंड आई थिंक कि हमारे ऑडियंस ने काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी, बिकॉज मैंने तो सीखी हैं अबाउट सीरीज ए, सीरीज बी, बूटस्ट्रैपिंग, स्टार्टअप कैसे काम करता है, आइडिया टू एग्जीक्यूशन, एक प्रोडक्ट बनाने तक। सो थैंक यू सो मच इतना इंसाइटफुल कंटेंट आज हमें देने के लिए। थैंक यू निकिता फॉर हैविंग मी ओवर। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके एंड थैंक यू फॉर आस्किंग सच इंसाइटफुल क्वेश्चन। आई होप कि हमारे लिसनर्स को भी उतना ही मज़ा आए इसको सुनने में। आई एम श्योर। Thank थैंक you. यू सो मच। थैंक यू। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.